एक पॉइंट बचा। तो बेटा कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? तो बेटा जब हम कल की क्लास में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्या पढ़ी थी कि अगर कोई इंडिविजुअल या सीए फर्म जो सेक्शन 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज है वो या तो कंपनी को दे रही है या कंपनी की होल्डिंग कंपनी को दे रही है या कंपनी की एसोसिएट कंपनी को दे रही है, तो आप सब्सिडरी कंपनी को दे रही है, तो आप ऑडिटर बनने के लिए क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालिफाइड। मतलब पॉइंट ये था कि अगर मैं ऑडिटर हूं तो 144 वाली सर्विस दूंगा नहीं, और अगर 144 वाली सर्विस दे रहा हूं तो ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। याद आया? अब बेटा हमारा एक आखिरी पॉइंट इसके अंदर बचा है, एक आखिरी पॉइंट इसके अंदर बचा है, समझना क्या बचा है। बेटा आप सपोज करो एक कंपनी है राम लिमिटेड, ठीक है? एक कंपनी है राम लिमिटेड, देखना कितनी अच्छी चीज समझा रहा हूं। एक कंपनी है राम लिमिटेड, राम लिमिटेड ने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया, राम लिमिटेड ने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया मिस्टर एक्स को, और एक्स को पता है ऑडिटर कब अपॉइंट किया? किस दिन अपॉइंट किया? मान लो एक्स को ऑडिटर अपॉइंट किया, मान लो एक्स का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट था, एक्स को आपने ऑडिटर अपॉइंट किया 11 नवंबर 2021 को। कोई दिक्कत? 11 नवंबर 2021 को आपने एक्स को अपना क्या बना दिया? ऑडिटर बना दिया। अब मैं कहता हूं कि जब एक्स ये अपॉइंट हुआ था, जब ये एक्स क्या हुआ था? अपॉइंट हुआ था, तो मैं कहता हूं ये जो एक्स था ये क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट था। क्या था बेटा? क्वालिफाइड था। आपने जब इसको अपॉइंट किया ये क्वालिफाइड था। मतलब ये ना बॉडी कॉर्पोरेट था, ना ऑफिसर एम्प्लॉय था, ना इसने कोई सिक्योरिटी खरीदी हुई थी, ना ये कोई इंडेटेड था, कुछ नहीं था। मतलब एक प्रॉपर एकदम शानदार क्वालिफाइड जोरदार टाइप का बंदा आपने ऑडिटर बना दिया। अब इस ऑडिटर ने क्या किया? कांड कर दिया भाई साहब। क्या किया इसने? इस भाई ने जाके 9 दिसंबर 2021 को 9 दिसंबर 2021 को कंपनी के, कौन सी कंपनी के? राम लिमिटेड के, ये जो कंपनी है राम लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए। राम लिमिटेड के क्या खरीद लिए? शेयर्स खरीद लिए। तो अब हमने तो पढ़ा है कि अगर ऑडिटर के पास कंपनी की सिक्योरिटीज होती हैं तो वो ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड होता है। अब हुआ क्या आप ये समझो, ये 11 नवंबर को जब अपॉइंट हुआ तब तो क्वालिफाइड था, लेकिन 9 दिसंबर को शेयर्स खरीद लिए, तो ये 9 दिसंबर को डिस्क्वालीफाई हो गया। अब की बार देखो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हुआ, लेकिन अब की बार ऑडिटर डिस्क्वालीफाई अपॉइंटमेंट के बाद हुआ। देखो अपॉइंटमेंट से पहले डिस्क्वालीफाइड होता तो अपॉइंट ही नहीं होता, समझो ना। अपॉइंटमेंट से पहले डिस्क्वालीफाइड होता तो अपॉइंट ही नहीं होता, लेकिन ये तो डिस्क्वालीफाई अपॉइंटमेंट के बाद हुआ है, ये तो डिस्क्वालीफाई अपॉइंटमेंट के बाद हुआ है। तो 141 बोला, सबसेक्शन 4 बोला कि अगर ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है ना, अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है ना, तो जिस दिन डिस्क्वालीफाई हुआ उस दिन मान लेंगे उसने ऑडिटरशिप छोड़ दी। ऑडिटरशिप जा भाई जा, काम हो गया तेरा, सलट गया अभी आदमी। मान लेंगे इसने ऑडिटरशिप छोड़ दी, तो मान लेंगे कि 9 दिसंबर को इसने ऑडिटरशिप छोड़ दी, मान लेंगे ऑडिटरशिप में वैकेंसी हो गई, ऑडिटरशिप में छोड़ दिया इसने ऑडिटरशिप, जा तू जा निकल। भाई ये कौन सी बात हुई? तूने क्यों खरीदे शेयर? गलती तेरी है ना भाई। तो लॉ बोला अगर ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाए किसी भी कारण से, जैसे यहां पे कारण शेयर खरीदना है, कारण कोई और भी हो सकता है, लॉ बोला अगर ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि ऑडिटर ने ऑडिटरशिप को छोड़ दिया है और वैकेंसी हो गई है। और बेसिकली बोले इस वैकेंसी को सेक्शन 139 के सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा, और जैसे भी कैजुअल वैकेंसी फिलअप होती है फिर एक्स की जगह नया ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ऑडिटर अपॉइंट हुआ था तब तो क्वालिफाइड था, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया, बताओ क्या होगा?
तो आप बोलना है कि अगर ऑडिटर जब अपॉइंट हुआ था तब क्वालिफाइड था, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। तो अगर ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया तो इट विल क्रिएट कैजुअल वैकेंसी। अगर ऑडिटर जब अपॉइंट हुआ था तब क्वालिफाइड था और अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ऑडिटर अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो इट विल क्रिएट कैजुअल वैकेंसी। ऑडिटर को ऑडिटरशिप छोड़नी पड़ेगी और 139(8) के अकॉर्डिंग नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। नहीं आया समझ में? बोलो बेटा। बेटा ऑनलाइन में सबको समझ में आया? यार एक तो तुम ऑनलाइन वाले रिप्लाई नहीं करते, अब समझ में आ गया, अच्छी बात है, रिप्लाई तो करोगे हाँ या ना में? आ गया? चलो मैं फिर ना तुम्हें ऑनलाइन बुलाऊंगा नहीं अगर तुम ऐसे करोगे, तो रिप्लाई किया करो भाई। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेकेशन ऑफ ऑफिस सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 क्या लिखा है? बोले इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद। भाई तुम सोचो अपॉइंटमेंट से पहले हो जाता तो ऑडिटर ही नहीं बनता। इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 141(3), मतलब अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया 141(3) में। 141(3) ये ऊपर वाला सेक्शन है जिसमें हमने सारी डिस्क्वालिफिकेशन बनी। तो ही शैल वेकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर, उसे ऑडिटरशिप छोड़नी पड़ेगी। और जब वो ऑडिटरशिप छोड़ेगा तो क्या बोलेंगे, कैजुअल वैकेंसी हो गई। सच वेकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। क्लियर है क्या? ये लाइन नीचे रिपीट हो गई, 2 बार टाइप हो गई, सच वैकेंसी शैल बी डीम्ड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो एक बार नहीं पढ़ेंगे, बस एक बार पढ़ ली बहुत है। अच्छा अब याद रखना, एक बात यहां लिख लेना, कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड अप। कैसे फिलअप होगी? विल बी फिल्ड अप अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। बताओ बेटा आया कि नहीं आया? बोलो आया? वेरी गुड। चलूं आगे। अच्छा अब बेटा यहां पे आके मेरी तरफ से खत्म होता है सेक्शन 139 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का था, 140 जिसमें रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर था, 141 जिसमें क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन थी, और 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज का। ये 4 सेक्शन अभी तक हमने इस चैप्टर में खत्म कर दिए। बोलिए आया? अब एक अगला सेक्शन है 142, बड़ा आसान सा सेक्शन है। नॉर्मली सेक्शन से पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी सेक्शन। तो हालांकि मैं पढ़ा तो रहा हूं लेकिन मैं हाईलाइट इस सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा। ठीक है? अच्छा अब बेटा अगला सेक्शन है क्या समझना? सर ये सेक्शन है कि ऑडिटर का रेम्युनरेशन कैसे फिक्स होगा। भाई कोई भी ऑडिटर आएगा फ्री में तो ऑडिट करेगा नहीं, ऑब्वियसली पैसे लेगा। पैसे कितने लेगा वो तो कंपनी डिसाइड करे। लॉ को क्या है, 1 रुपए में करे, 1000 करोड़ में करे। पॉइंट है कि फिक्स कौन करेगा, कैसे करेगा। ऑडिटर का रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा, कैसे फिक्स करेगा? अरे यार शीट पे कहां से गए, गलत बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। हाँ वापस ही खोलना पड़ेगा। रुको आ गया वापस आ गया, मजा आ गया। अच्छा अब देखो इधर देखना, अब मैं क्या समझा रहा था, ये डिजिटल चीजें बेटा कुछ भी हो जाता है, क्या करेंगे। तो चलो इधर देखें। अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ा रहा हूं, मतलब मस्त एकदम इजी, एकदम इजी। भाई आज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने अपना ऑडिटर बना दिया। एक्स लिमिटेड ने अपना ऑडिटर बना दिया। किसको बना दिया? इसको बना लेते हैं। तो बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट तनु को इन्होंने अपना ऑडिटर बना दिया। ये मान लो तनु है, ठीक है। तो इन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट तनु को अपना क्या बना दिया? ऑडिटर बना दिया। टाइनी है नहीं है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तनु को इन्होंने अपना क्या बना दिया? ऑडिटर बना दिया। अब बुरा तो नहीं मानते, फर्क कुछ नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट तनु को अपना क्या बना दिया? ऑडिटर बना दिया। अब तनु फ्री में तो ऑडिट नहीं करेगी, ऑब्वियसली बात है, फीस लेगी। तो फीस फिक्स कैसे होगी? तो लॉ बोला अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सिर्फ एक केस में करते हैं, अगर फर्स्ट ऑडिटर है।
ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनाते ऑडिटर को, ऑडिटर का नॉर्मली अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही होता है। तो बोले अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं तो फिर ऑडिटर का जो रेम्युनरेशन फिक्स करना है वो भी फिक्स, बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, बात खत्म। सॉरी। तो बेटा लॉ बोला कि अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, तो ऑडिटर का रेम्युनरेशन भी कौन फिक्स करेगा, बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अगर बेटा कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, तो लॉ बोला एक बार के लिए ऑडिटर का जो रेम्युनरेशन है वो भी फिक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे। कोई दिक्कत है? लेकिन लॉ बोला इन एनी अदर केस, एनी अदर केस मतलब जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर रहे। अब सर जैसे गवर्नमेंट कंपनी है वहां पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी करता है, या नॉर्मल कंपनी है वहां पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होता है। तो बोले कुल मिला के जहां पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ने नहीं किया वहां पे ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स होगा जनरल मीटिंग में। कहां फिक्स होगा सर, जनरल मीटिंग हो जाती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो जाती है, जनरल मीटिंग में नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स किया जाता है। अब देखो जनरल मीटिंग में भी दो चीजें होती हैं, या तो ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स ही कर देते हैं, बोले 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, या कई बार जनरल मीटिंग में रेम्युनरेशन फिक्स नहीं करते, रेम्युनरेशन फिक्स करने का मैनर फिक्स करते हैं। रेम्युनरेशन फिक्स नहीं करते, रेम्युनरेशन को फिक्स करने का तरीका फिक्स करते हैं। लाइक जनरल मीटिंग हुई, सारे शेयर होल्डर्स आए हैं, तनु भी आई है, तनु से पूछा भाई कितनी रेम्युनरेशन लेगी, इसने कहा 2 लाख। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ, 2 लाख फिक्स कर दिया। ये तो हो गया कि आपने जनरल मीटिंग में रेम्युनरेशन फिक्स कर दी। एक जनरल मीटिंग हुई, अब तनु की रेम्युनरेशन फिक्स करनी है, तो सभी शेयर होल्डर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके बोल दिया कि तनु की रेम्युनरेशन तो कंपनी का सीईओ डिसाइड करेगा। क्या बोल दिया उन्होंने, तनु की रेम्युनरेशन तो कंपनी का सीईओ डिसाइड करेगा। बोले कंपनी का सीईओ कौन है, बोले कंपनी का सीईओ शाहरुख खान है, तो बोले शाहरुख खान डिसाइड करेगा। तो आपने रेम्युनरेशन फिक्स नहीं किया, रेम्युनरेशन फिक्स करने का मैनर फिक्स किया कि भैया कंपनी का जो भी ऑडिटर है उसका रेम्युनरेशन तो कौन फिक्स कर देगा, बोले कंपनी का सीईओ मिस्टर शाहरुख। बोलो आया, बोलो आया क्या, क्यों भाई आ रहा है, आया हाँ जी, बोले सर आ गया, सब आता है मेरे को। ठीक है, तो भैया आपसे कोई पूछे ऑडिटर का रेम्युनरेशन कैसे फिक्स होता है, ऑडिटर का रेम्युनरेशन कैसे फिक्स होता है, तो क्या बोलोगे, कैसे फिक्स होता है, क्या बोलोगे, बोले अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ने किया है तो रेम्युनरेशन फिक्स बोर्ड करेगा। और एनी अदर केस में ऑडिटर का या तो जनरल मीटिंग में रेम्युनरेशन फिक्स होगा या रेम्युनरेशन फिक्स करने का मैनर फिक्स होगा। नहीं आया क्या, आ गया। अच्छा एक सवाल पूछूं 10 करोड़ का, पूछूं 10 करोड़ का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या वो जो तू समझे समझ ले बेटा, क्या फर्क पड़ता है, मिलना तो दोनों ही नहीं है ना। आओ इधर देखो, तो एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं एक चीज बोलता हूं, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। इस एक्स लिमिटेड ने ऑडिटर को ऑडिट फीस दी। क्या दी, ऑडिट फीस। नहीं लिखे इस कलर से, चश्मा लगाओ बेटा, एक और लगाओ, चलो हटा देते, बोलिए कलर विजिबल कम है, कोई नहीं। तो ऑडिट फीस दी, क्या दी, मान लो 1 लाख रुपए। ऑडिटर कौन है, ऑडिटर कौन है, मान लो ऑडिटर है सीए राम कुमार। सीए राम कुमार क्या है, ऑडिटर है। तो उन्होंने ऑडिटर को एक तो ऑडिट फीस दी 1 लाख की। एक क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो ऑडिटर के क्या होते हैं, ऑडिट करते वक्त बहुत सारे आउट ऑफ पॉकेट खर्चे लग जाते हैं। लाइक जैसे मान लो कंपनी की एक ब्रांच दिल्ली थी, सीए राम कुमार जयपुर में रहता है, तब वो ऑडिट करने दिल्ली गया,
तो दिल्ली का फ्लाइट का उसका खर्चा आ गया, फिर दिल्ली में किसी होटल में रुका होगा उसका खर्चा आ गया, फिर दिल्ली में रहा तो वहां खाने पीने का खर्चा भी आया। तो सीए राम कुमार की क्या हुआ, ऑडिट करते वक्त 50,000 रुपए खर्च हो गए, तो कंपनी ने वो खर्चा भी इनको रीइंबर्स कर दिया। रीइंबर्स करने का मतलब होता है पे करना। तो कंपनी ने सीए राम कुमार को रीइंबर्स कर दिया, यानी कि पे कर दिए एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस रीइंबर्स किए? लेटर से 30,000 रुपए। 30,000 रुपए जरूरी नहीं है सारे रीइंबर्स हो। राम कुमार का खर्चा 50,000 रुपए का हुआ, कंपनी ने रीइंबर्स 30,000 रुपए कर दिए। तो कंपनी ने इसको एक तो ऑडिट फीस दी 1 लाख रुपए की, और एक रीइंबर्स किया एक्सपेंस 30,000 का। ठीक है, अच्छा अब ये जो सीए राम है, इसने कंपनी को कोई टैक्स कंसल्टेंसी भी दी थी। इसने कंपनी को कोई टैक्स कंसल्टेंसी भी दी थी, तो टैक्स कंसल्टेंसी की तो एक्स्ट्रा फीस लूंगा। तो एक्स लिमिटेड ने सीए राम को टैक्स कंसल्टेंसी फीस भी दी। क्या दी? टैक्स कंसल्टेंसी फीस भी दी। मान लो टैक्स कंसल्टेंसी फीस दे दी 20,000 रुपए। कितनी दे दी? 20,000 रुपए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सीए राम का ऑडिट रेम्युनरेशन कितना है, सीए राम का ऑडिट रेम्युनरेशन कितना है, तो क्या बोलोगे कितना है? 1 लाख। तो लॉ बोला कि ऑडिट रेम्युनरेशन में ऑडिट फीस तो लेनी है, उसके अलावा अगर कंपनी ने ऑडिटर का कोई खर्चा रीइंबर्स किया है तो वो भी लेना है। लेकिन ऑडिट रेम्युनरेशन में अदर सर्विसेज की फीस नहीं लेनी। किसकी? या टैक्स कंसल्टेंसी की फीस ऑडिट रेम्युनरेशन का पार्ट थोड़ी ना होगा। तो बोले ऑडिट रेम्युनरेशन में ऑडिट फीस आ जाएगी। कोई एक्सपेंडिचर ऑडिटर ने किया था, कंपनी ने रीइंबर्स कर दिया, बोले वो भी आ जाएगा। लेकिन जो अदर सर्विसेज की फीस है, जो किसकी फीस है? बोले अदर सर्विसेज की फीस है, बोले वो ऑडिटर की रेम्युनरेशन में नहीं आएगी। बोलिए आया? आया? आगे समझिए। सर अब जैसे कई बार होता है कंपनी क्या करती है अपने ऑडिटर को, कंपनी क्या करती है बेटा अपने ऑडिटर को ऑडिट फीस देती है, खर्चे रिइंबर्स करती है। उसके अलावा कई बार कंपनीज अपने ऑडिटर को फैसिलिटीज भी देती है कई तरीके की। क्या देती है? कुछ भी फैसिलिटी हो सकती है। वो लाइक एक एग्जांपल देता हूं, ऑडिटर को कार दे दी चलाने को, बोले जा जी ले अपनी जिंदगी, चला कार दे दी मस्त एक बीएमडब्ल्यू, बोले ले बीएमडब्ल्यू कार चला। बीएमडब्ल्यू कार में जितना पेट्रोल डल रहा है सब कंपनी डलवा रही, बोले तू तो चला ठीक है। और सीए राम कुमार गाड़ी चला भी रहा है मस्त, गाड़ी में म्यूजिक भी चल रहा है, डिक्चिक, बोले 4 बॉटल वोट का काम मेरा, डिक्चिक मस्त एकदम मजेदार। कंपनी ने इसको क्या दे दी? फैसिलिटी। अब ये बीएमडब्ल्यू कार दी कंपनी ने इसको चलाने पे, इस पे बेचारी कंपनी के 40,000 रुपए खर्च हो गए होंगे। फ्री में थोड़ी आती है बीएमडब्ल्यू। तो लॉ बोला अगर कंपनी ने ऑडिटर को कोई फैसिलिटी दी है तो उस फैसिलिटी की भी जो वैल्यू है वो उसके रेम्युनरेशन में आएगी। तो आप मेरे से अगर पूछोगे कि ऑडिट रेम्युनरेशन इसका कितना है, तो मैं बोलूंगा 1 लाख रुपए की तो फीस तो आएगी, प्लस 30,000 रुपए के खर्चे जो रिइंबर्स हुए, प्लस 40,000 रुपए जो आपने फैसिलिटी दी, तो टोटल 1,70,000 रुपए रेम्युनरेशन ऑडिट से रिलेटेड सीए राम कुमार का माना जाएगा। लेकिन ऑडिट रेम्युनरेशन में जो अदर सर्विसेज की फीस है वो इंक्लूड करी नहीं जाती है। बोलिए आया क्या? अरे बोलिए आया क्या? इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं ऑडिट रेम्युनरेशन। तो अब आपको 2 बातें सीखनी है। सबसे पहले तो जसवंत, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या मजाक कर रहे हो भाई? क्यों मजे ले रहे हो? हैं? बताओ तो सही। गायब हो गया बेचारा, बोले डांट पड़ेगी। चलो इधर देखो, मैं डांटता नहीं किसी को बिना मतलब। चलो डांटा मैंने आपको आज तक? झूठी। चलो तो बेटा आपसे कोई पूछे कि ऑडिटर का रेम्युनरेशन कैसे फिक्स होगा, तो क्या बोलोगे कि अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ने किया है
तो उसका रेम्युनरेशन भी फिक्स बोर्ड ही करेगा। बोले अगर एनी अदर केस है, तो बोले एनी अदर केस में या तो जनरल मीटिंग में रेम्युनरेशन फिक्स हो जाएगा, या जनरल मीटिंग में मैनर फिक्स हो जाएगा रेम्युनरेशन को फिक्स करने का। बोलो आया? और आपसे कोई पूछे ऑडिटर के रेम्युनरेशन में आएगा क्या क्या, तो बोले ऑडिट फीस आएगी, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस आएगा, फैसिलिटीज आएंगी, लेकिन अदर सर्विसेज की फीस नहीं आएगी। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 142। पूरा पढ़ा दिया मैंने 142। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट बेटा? नो सर। उससे कोई मतलब थोड़ी है, ऑडिट से रिलेटेड खर्चा किया है ना। तू यहां पे आता है रोज चला के बाइक, तो पेट्रोल लगता है। अब मैं कोई बाउंड हो गया तेरे को तेरे पेट्रोल के पैसे देने के लिए? मता मेरी वजह से आग लगे तुझे? ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लॉ बोल रहा है। मता मता मैंने बोला क्या? मैंने कोई ठेका लिया तेरे खर्चों का? तो अगर मैं तेरे को खर्चों का पैसा दे रहा हूं, तो मेरे लिए ये है कि मैंने तुझे क्या दी है? रेम्युनरेशन दी है। समझ में आया? कमाई तो है। आज अगर कंपनी पैसा नहीं देती तो मेरी जेब से लगता, तो मेरे को तो नुकसान हो जाता। अब कंपनी ने दे दिया तो मेरे मजे हो गए, तो बिल्कुल वो रेम्युनरेशन है। समझ गए? इससे कोई मतलब नहीं कि वो खर्च हुआ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बेटा अब इधर देखिएगा, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। छोटा सा सेक्शन एकदम, ये अकेला सेक्शन है जो 5 मिनट में खत्म होता है बस। ठीक है, पूरे चैप्टर में। अब एक इसके बाद एकदम छोटा सा सेक्शन और आएगा, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 142। मिल गया? रेम्युनरेशन टू बी फिक्स्ड इन जनरल मीटिंग। क्या लिखा है? द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल बी फिक्स्ड। कहां पे फिक्स्ड होगा? इन द जनरल मीटिंग। लेकिन मैंने समझाया था, जनरल मीटिंग में या तो रेम्युनरेशन फिक्स होगा या रेम्युनरेशन को फिक्स करने का मैनर फिक्स होगा। तो बोले द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड इन जीएम और इन सच मैनर एज मे बी डिसाइडेड इन जनरल मीटिंग। रेम्युनरेशन टू बी फिक्स्ड बाय बीओडी। मुझे बताओ बीओडी कब रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे? जहां पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बीओडी करे। और बीओडी सिर्फ कौन से ऑडिटर को अपॉइंट करता है? फर्स्ट ऑडिटर। तो लिखा भाई, इन केस द फर्स्ट ऑडिटर is appointed by the board, the remuneration of the first auditor shall be fixed by the board। अच्छा, और ये आया इंक्लूड क्या क्या करना है ऑडिटर के रेम्युनरेशन में। तो द रेम्युनरेशन शैल इन एडिशन टू द फी पेबल टू एन ऑडिटर इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड करनी है? 2 चीजें। एक तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर ने एक्सपेंस इनकर किए। ऑडिटर जो एक्सपेंस इनकर करता है कंपनी से, वो एक्सपेंस क्या कर देती है? रीइंबर्स कर देती है। तो द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ कंपनी। एंड क्या आएगा? एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड माने गिवन, एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द ऑडिटर। लेकिन रेम्युनरेशन में क्या नहीं आएगा? हाउएवर द रेम्युनरेशन शैल नॉट इंक्लूड। क्या नहीं इंक्लूड होगा? एनी रेम्युनरेशन पेड टू द ऑडिटर फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। बोलिए बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? बताओ भाई। सर आ गया। सबको आ गया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो सर। किसी भी बच्चे की कोई डाउट, कोई क्वेरी? पक्का? चलूं आगे? जी सर चल लो सर, मजा आ जाए। तो रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर हो गया। अब बेटा चालू होती है ऑडिटर की पावर्स एंड ड्यूटीज। क्या चालू होती है बेटा? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अलग इश्यू है। ठीक है, तो अपना एक टॉपिक चालू होता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सेक्शन 143। सर अब यहां पे हम ऑडिटर की पावर्स पढ़ेंगे और ऑडिटर की ड्यूटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पावर्स और ड्यूटीज। देखो, किसी सेक्शन में तो पावर आएगी और किसी सेक्शन में ड्यूटी आएगी। तो जहां पावर आएगी वहां पावर पढ़ा दूंगा, जहां ड्यूटी आएगी वहां ड्यूटी पढ़ा दूंगा। जैसे सर सबसे पहले ऑडिटर की आ रही है पावर। पावर बोल लो या राइट बोल लो। ये पावर या राइट गिवन है,
सेक्शन 143 के अंदर ही है, लेकिन 143 के सबसेक्शन 1 में। अब पता है ये क्या बोल रहा है। ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि ऑडिटर कंपनी के किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। आज कंपनी के पास कोई जर्नल है, कोई लेजर है, कोई कैश बुक है, कोई बैंक बुक है, कोई सेल बुक है, कोई परचेज बुक है, और ऑडिटर उनको एग्जामिन करना चाहता है, तो कंपनी उसे एग्जामिन करने से नहीं रोक सकती। लॉ बोलता है द ऑडिटर शैल हैव एक्सेस। एक्सेस होने का मतलब होता है अवेलेबल होना। एक्सेस होने का क्या मतलब होता है बेटा? एक्सेस होने का मतलब होता है अवेलेबल होना। तो ऑडिटर के पास अवेलेबल रहेगा, ऑडिटर के पास एक्सेस रहेगा किस चीज का? एट ऑल टाइम्स, सभी टाइम पर। सर एक चीज बता दो, तो एट ऑल टाइम्स का मतलब होता है बिजनेस आवर्स में कभी भी। यानी रात को 3 बजे क्लाइंट के यहां जाके बेल बजा रहे हैं, बोले ला तेरी जर्नल ला, जूते मारेगा दो आपको। तो भैया एट ऑल टाइम्स का मतलब होता है एट ऑल रीजनेबल टाइम विच इज बिजनेस आवर्स। याद रखना ये बात। तो द ऑडिटर शैल हैव एक्सेस एट ऑल टाइम्स। ऑल टाइम से मतलब है बिजनेस आवर्स। ये नहीं रात के 2 बजे पहुंच गए टिंग टोंग। तो बोल रहा है द ऑडिटर शैल हैव एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। वाउचर्स होते हैं बेटा बिल्स, एंड बिल्स ऑफ द कंपनी। तो ऑडिटर के पास क्या होगा बेटा? ऑडिटर के पास क्या होगा बेटा? एक्सेस होगा सभी बुक्स पे और सभी वाउचर्स पे ऑल टाइम्स। ये ऑडिटर का राइट। बोलिए क्लियर है? अब लॉ बोला इससे फर्क नहीं पड़ता कि बुक्स कहां रखी है। बोले हो सकता है बुक्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी हो सकता है एट एनी अदर प्लेस रखी हो। एनी अदर प्लेस क्या होगी? ब्रांचेस। भाई कंपनी की बुक्स कहां होंगी? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होंगी या ब्रांचेस पे होंगी। तो बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी है या एट एनी अदर प्लेस रखी है। तो क्या बोला? हिज राइट एक्सटेंड्स टू ऑल द बुक्स वेदर kept at the registered office of company or at any other place। तो बोले मेरा राइट सभी बुक्स को चेक करने का है, चाहे वो बुक्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी हो चाहे एट एनी अदर प्लेस रखी हो। बोले चांद पे रखी हो, जहन्नुम में रखी हो, हमको मतलब नहीं। ऑडिटर कैन एग्जामिन। इतना सा पॉइंट है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब सर लॉ बोला ये बहुत प्यारी राइट है। बोला ऑडिटर के पास ये राइट भी है कि अगर कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है या कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है। अब सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी दोनों आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है सीए फाउंडेशन में तो वो आपकी मिस्टेक है। और आप बोलो हम तो सीए फाउंडेशन करे ही नहीं था, हम तो डायरेक्ट रूट से आ गए, बीकॉम रूट से आते हैं कई लोग, तो मस्त रहो। आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी दोनों डिफाइन भी करा दूंगा, लेकिन इस चैप्टर में नहीं कराऊंगा। इस चैप्टर में उन कॉन्सेप्ट्स का कोई काम नहीं है, एक आधी जगह वर्ड आते हैं, तो अननेसेसरी इस चैप्टर को लेंदी नहीं बनाएंगे। पहली बहुत बड़ा चैप्टर है। पहली बात तो आपने फाउंडेशन में पढ़ी है सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आने वाले चैप्टर्स में मैं सिखा दूंगा। ठीक है? अभी सिर्फ इतना समझो, ऑडिटर के पास कंपनी की बुक्स देखने का राइट तो है ही, लेकिन लॉ बोला साथ ही साथ ऑडिटर के पास कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी और कंपनी की एसोसिएट कंपनी की बुक्स देखने का राइट भी होगा। बोलो आया? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑडिटर शैल ऑल्सो हैव एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स। किसके रिकॉर्ड्स का एक्सेस रहेगा? ऑफ ऑल द सब्सिडियरी कंपनीज एंड एसोसिएट कंपनीज। बस इसमें इतना ही करना है, पूरा नहीं पढ़ना है इसको। तो ऑडिटर के पास एक्सेस रहेगा रिकॉर्ड्स का। किसके रिकॉर्ड्स का? सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी। क्लियर है? बोलिए, ये 143(1) में पहला राइट हो गया। 143(1) चल रहा है अभी, बहुत देर तक 143(1) ही चलेगा। आज की रिमेनिंग क्लास में 143(1) ही चलेगा। क्लियर है? बहुत बड़ा सेक्शन है, कोई ऐसे 1 मिनट में खत्म नहीं होगा। आगे चले। अच्छा, ये तो ऑडिटर का पहला राइट हो गया। ऑडिटर के पास दूसरा राइट क्या है? सर वो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है ऑडिट से रिलेटेड। ऑडिट से रिलेटेड यानी कुछ भी। आज मान लो कंपनी का ऑफिसर है, इसे पूछे बता तेरी वाइफ का नाम,
ये बोलता, बोले शांति। बता, बोले तेरे 2 बच्चों का नाम। तो ये बच्चों का नाम भी बता रहा है। अरे भाई मेरे को क्या मतलब, इसकी बीवी कौन, इसके बच्चे क्या? भैया मेरे को मतलब है ऑडिट से। तो ऑडिटर का ये राइट है कि वो ऑडिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी के ऑफिसर से मांग सकता है। ऑफिसर्स का मतलब मैंने पहले भी बताया है, ऑफिसर्स के अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स आते हैं, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल आते हैं, सीईओ आता है, सीएफओ आता है, ये सब ऑफिसर्स होते हैं। तो मेरा ये राइट है कि मैं जब ऑडिट पे जाऊं तो कंपनी के ऑफिसर से ऑडिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं और उनको प्रोवाइड करनी भी पड़ेगी। बोलिए आया? तो मेरा एक और राइट क्या है? रिक्वायर इंफॉर्मेशन मांगना। ऑडिटर एंटाइटल्ड है। एंटाइटल का मतलब होता है राइट। ऑडिटर का राइट है, ऑडिटर एंटाइटल्ड है कि वो रिक्वायर कर ले, मांग ले। किससे मांग ले? ऑफिसर्स ऑफ कंपनी से मांग ले। क्या मांग ले? कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन जो उसको नेसेसरी लग रही है परफॉर्मेंस करने के लिए, हिज ड्यूटीज एज एन ऑडिटर। मुझे अपना काम एज एन ऑडिटर ठीक से करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं मांग सकता हूं। बोलिए आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? बोलो आया? अब बेटा ये एक सिंपल सा पॉइंट है, ये 6 मैटर्स है। कितने? 6। ये 6 मैटर्स मुझे ऑडिट पे जाके चेक करने हैं। ये 6 मैटर्स मुझे ऑडिट पे जाके क्या करने हैं? चेक करने हैं। टोटल कितने मैटर्स हैं बेटा? 6। ये 6 मैटर्स मुझे ऑडिट पे जाके चेक करने। ड्यूटी टू मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज, मतलब मुझे इंक्वायरी करनी है, मतलब चेकिंग करनी है। 6 मैटर्स में मुझे चेकिंग करनी है। अब बेटा यहां पे क्या आया था? राइट या पावर। इससे ऊपर वाले पॉइंट में भी क्या पढ़ा था? राइट या पावर। लेकिन यहां पे आ गई ड्यूटीज। कितनी ड्यूटीज आ गई? 6। 6 चीजें मुझे चेक करनी है। कितनी? 6। क्या क्या चेक करना है? सबसे पहला ऑडिटर को देखना है कि अगर कंपनी ने किसी को लोन एडवांस दिया है, लिया नहीं है किसी से, दिया है किसी को, तो वो लोन एडवांस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड था क्या? जैसे आज मान लो कंपनी राघव को 10 लाख रुपए का लोन दे रही है, तो उसके बदले 10 लाख रुपए का कोई ना कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी रखे। नहीं तो कल को क्या होगा? कंपनी ने इसको 10 लाख का लोन दिया, इसने पैसा नहीं चुकाया और कंपनी ने कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी भी नहीं लिया, तो कंपनी का पैसा तो डूब जाएगा। तो मुझे ऑडिट पे पहली चीज क्या चेक करनी है? क्या कंपनी ने पूरे साल में किसी को लोन दिया है? अगर लोन दिया है तो क्या वो लोन प्रॉपर सिक्योरिटी पर दिया है या नहीं दिया? दूसरा, लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस, जिन नियम एवं शर्तों पे लोन दिया गया वो कंपनी के लिए प्रिजुडिशियल तो नहीं है। वो कंपनी के लिए प्रिजुडिशियल, कहां गया, ये रहा प्रिजुडिशियल। क्या मतलब होता है प्रिजुडिशियल वर्ड का? प्रिजुडिशियल वर्ड का मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना। ये तो हिंदी में। इंग्लिश में लिखो तो नेगेटिव इफेक्ट। बेटा ये वर्ड पूरी लॉ में कई जगह आएगा प्रिजुडिशियल। कहीं भी वर्ड प्रिजुडिशियल आता है, प्रिजुडिशियल का मतलब हमेशा एक ही होता है, किसी पे बुरा प्रभाव डालना, नेगेटिव इफेक्ट डालना। तब ऑडिटर देखेगा कंपनी ने जो लोन एडवांस दे रखे हैं, कहीं वो लोन एडवांस कंपनी के इंटरेस्ट पे, कंपनी के हितों पे, कंपनी के इंटरेस्ट पे, कंपनी के हितों पे, कंपनी के हित पे बुरा प्रभाव तो नहीं डाल रहे, यानी कंपनी का अहित तो नहीं कर रहे, कंपनी का बुरा तो नहीं कर रहे। सोचो बुरा कैसे करेंगे? राघव रिलेटिव है, राघव रिलेटिव है कंपनी के डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर ने राघव को 10 लाख रुपए का लोन दे दिया 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जबकि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 9%। तो सोचो मार्केट में रेट 9% चल रही थी, बट क्योंकि राघव कंपनी का रिलेटिव था तो उसको 10 लाख रुपए का लोन सिर्फ 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया। तो कंपनी को तो सीधे सीधे 10 लाख रुपए के लोन पर 7% ब्याज का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तब हम बोलेंगे ये लोन एडवांस ऐसे टर्म या कंडीशन पे दिया गया है विच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी।
तो ऑडिटर को देखना है कि पहला तो कंपनी ने अगर कोई लोन एडवांस दिया है तो प्रॉपर सिक्योरिटी पे दिया हो, और दूसरा लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के लिए प्रेजुडिशियल नहीं होने चाहिए। बोलिए आया, बोलिए आया। चलिए, तो ऑडिटर को क्या देखना है? सबसे पहला जो कंपनी ने क्या दिए हैं, लोन एडवांस दिए हैं, वेदर लोन एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं है। तो whether the loan and advances made by the company on the basis of security have been properly secured, and whether terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company or its members। तो ऑडिटर को देखना है, एक तो कंपनी ने जो लोन एडवांस दिया है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं है, और उस लोन एडवांसेस के टर्म्स कंपनी के लिए प्रेजुडिशियल है या प्रेजुडिशियल नहीं है। ऑडिटर क्या चाहेगा, प्रेजुडिशियल हो या नहीं हो? नहीं हो। ऑडिटर क्या चाहेगा, प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हो या नहीं हो? तो ये ऑडिटर को चेक करना है। समझ में आया? ये मेरी पहली ड्यूटी है। कोई दिक्कत बेटा ऑनलाइन में? नो सर। चलो आगे चलो। बी पॉइंट। अब सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर ऑडिटर को देखना है जितने भी ट्रांजैक्शंस जैसे कोई सेल हुई, कोई परचेज हुई। ट्रांजैक्शन क्या होता है? सेल, परचेज, जो बुक्स में रिकॉर्डेड है, जिनके आपने क्या की हुई है, बुक एंट्रीज। बुक एंट्रीज तो समझते हो, फलाना अकाउंट डेबिट टू धमाका अकाउंट डेबिट, समझते हो ना बुक एंट्री? तो बोले जितने भी ट्रांजैक्शन बुक एंट्रीज के फॉर्म में बुक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं, कहीं वो बुक एंट्रीज कंपनी के इंटरेस्ट में बुरा प्रभाव तो नहीं डाल रही? अब बुक एंट्रीज कंपनी के इंटरेस्ट में बुरा प्रभाव कैसे डालेंगे, सोचो, मैं बताता हूं। सेल हुई 10 लाख की, बुक एंट्री कर दी 15 लाख से, तो कंपनी के प्रॉफिट 5 लाख रुपए से ओवर एस्टिमेटेड हो गए। तो कंपनी ने 5 लाख रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स जमा करा दिया। तो 5 लाख रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स जमा करा दिया तो ये तो कंपनी का तो लॉस ही है भाई। कंपनी के ऊपर कितनी टैक्स रेट है, तुम पढ़ोगे आगे जाके, 30% है। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट 5 लाख से ऊपर बढ़ा के दिखा दिया तो 5 लाख का 30%, 1.5 लाख रुपए का सीधा सीधा ज्यादा टैक्स लग गया, नहीं लग गया कंपनी के ऊपर? समझ रहे हो? तो ऑडिटर को ये देखना है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस कंपनी ने पूरे साल में किए हैं, जिनकी कंपनी ने बुक एंट्रीज भी करी हुई हैं, कहीं वो कंपनी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल तो नहीं हो गई है। समझ में आया? तो ऑडिटर को क्या देखना है, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने बुक एंट्रीज के फॉर्म में बुक्स में रिकॉर्ड किए हुए हैं, कहीं वो इंटरेस्ट ऑफ कंपनी को देखते हुए प्रेजुडिशियल तो नहीं है। बोलिए आया? अरे बोलो भाई। अच्छा, सी पॉइंट क्या है? ये बड़ा इजी पॉइंट है। सी पॉइंट क्या है? ये बड़ा इजी पॉइंट है। सुन लो बेटा, सी पॉइंट क्या है? बेटा सी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है कि कंपनी ने, मान लो भाई कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़े थे, तो अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़े हैं तो कंपनी चाहे तो ये सरप्लस फंड दूसरी कंपनीज के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती है ना। कंपनी के पास अगर सरप्लस फंड पड़े हैं तो कंपनी चाहे तो ये सरप्लस फंड दूसरी कंपनीज के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? आज अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़े हैं तो कंपनी अपने सरप्लस फंड दूसरी कंपनीज के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती है। तो अब मान लो कंपनी ने इन्वेस्ट भी कर दिया, पर मान लो कंपनी ने अब एक किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए में, बाद में शेयर मार्केट टूट गया तो प्राइसेस कम हो गई, तो कंपनी ने वो शेयर 80,000 में बेच दिए। तो खरीदे कितने में थे? 1 लाख, बेचे कितने में? 80,000, तो कंपनी को 20,000 का घाटा लग गया। तो बेटा जहां जहां कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है और इन्वेस्टमेंट की सेल प्राइस उनकी परचेज प्राइस से कम है, वो सारे केसेस ऑडिटर को चेक करने पड़ेंगे। ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि कहां कहां कंपनी को लॉसेस हुए हैं, किस वजह से? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की सेल प्राइस उनकी परचेज प्राइस से कम है। समझ में आया? लेकिन देखो सुनना, ये पॉइंट
बैंक्स की ऑडिट पे जाओगे तो चेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब बैंक का ये मेजर बिजनेस होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो उन्हें तो हजारों जगह लॉस भी होगा और हजारों जगह प्रॉफिट भी होगा, ये उनका धंधा है। तो जिनका धंधा उनमें ये सब चीजें नहीं चेक होती। उसी तरह इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का एग्जांपल देता हूं, एंजल ब्रोकिंग, टीवी पे ऐड आता है कभी देखना। इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस ही शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो बोले इन्वेस्टमेंट कंपनीज की अगर ऑडिट पे गए हो तो भी ये पॉइंट चेक नहीं होगा। क्यों? बेटा इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो बिजनेस है शेयर खरीदना बेचना, तो उन्हें तो कहीं नफा भी होगा और नुकसान भी होगा, तो उनके केस में ये चीज देखने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन बैंक्स को छोड़ के और इन्वेस्टमेंट कंपनीज को छोड़ के आपका बिजनेस थोड़ी ना है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना। तो आपको अगर लग रहा था शेयर मार्केट में लॉस होगा और आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं थी, तो आपने जाके पैसा इन्वेस्ट क्यों किया? क्यों कंपनी का पैसा डुबोया? इस पॉइंट ऑफ व्यू से रूल बना कि अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट पे गए हो और वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है और बैंकिंग कंपनी भी नहीं है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि क्या इन्वेस्टमेंट की सेल प्राइस उनकी परचेज प्राइस से कम है। बोलिए आया कि नहीं आया? अरे बोलिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो। तो क्या लिखा हुआ है देखना। हाँ, क्या लिखा हुआ है देखना। इन केस ऑफ एनी कंपनी, कौन सी कंपनी को छोड़ के? अदर देन एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी। क्या देखना है? क्या देखना है? वेदर। वेदर के बाद ये कट कर देना, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वेदर ये कट कर देना, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, अननेसेसरी लाइन कॉम्प्लिकेट हो रही है। वेदर क्या क्या देखना है? वेदर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, उनको बेचा गया है क्या? हैव बीन सोल्ड। किस प्राइस पे? एट अ प्राइस लेस देन एट विच दे वर परचेज बाय द कंपनी। तो वो क्या बोल रहा है बेटा बताओ? अगर कोई भी कंपनी है अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी, तो आपको क्या देखना है? वेदर शेयर, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटी को सोल्ड किया गया एट अ प्राइस लेस देन एट विच दे वर परचेज बाय द कंपनी। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो बेटा। हाँ बेटा बोलो। लॉस हो रहा है एक्चुअल में, तो फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बता देगा बस। ट्रीटमेंट तो भाई ट्रीटमेंट तो हो चुका होगा। ट्रीटमेंट तो क्या जनरल एंट्री होती है, वो तो सारी हुई भी है भाई। जनरल एंट्री क्या होगी? जब इन्वेस्टमेंट परचेज की होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जब सेल करी होगी तो बैंक डेबिट, पीएनएल डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ है तो इन्वेस्टमेंट। तो जनरल एंट्री तो पहले हुई भी है, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें तो देखना है कि कहीं कंपनी को लॉस हुआ है क्या। लॉस हुआ है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बता देगा कि मैं ऑडिट पे गया था, 2 इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जहां पे कंपनी को 50-50 हजार रुपए का लॉस हुआ है, बात खत्म। अपनी ड्यूटी रिपोर्ट बनाने की है। बाद में शेयर होल्डर सल्टेंगे कंपनी से कि तूने हमारा पैसा क्यों डुबोया। अपनी ड्यूटी क्या है? रिपोर्ट बनाने की। ऑडिटर तो अपनी रिपोर्ट में बता देगा ये कंपनी चोर है, लोन एडवांस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं देती, ये कंपनी चोर है, बुक एंट्रीज जुडिशियल करती है, ये कंपनी चोर है, इन्वेस्टमेंट की परचेज प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, ये कंपनी चोर है, फलानी है। हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे, जो हमको मिलता जाएगा। बाद में शेयर होल्डर जाने, कंपनी जाने, हमें नहीं लेना देना। समझ में आया? मेरा क्या जा रहा है? मेरा थोड़ी पैसा है। क्लियर है? बोलो आया? जी सर हमको सब आता है। अच्छा सर, कई कंपनीज क्या बड़ी चोर होती हैं, कई कंपनीज क्या होती है? बड़ी चोर होती है, बड़ी बदमाश होती है। अब मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, ये मेरा रिलेटिव है राघव, मैंने अपने रिलेटिव को 1 लाख रुपए का लोन दे दिया। अब लोन देंगे तो लोन देना तो असेट होता है हमारा। क्या एंट्री होगी लोन देने की? लोन गिवन टू बैंक। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि शेयर होल्डर्स को पता चले कि मैंने अपने रिलेटिव को लोन दिया है, तो मैंने बैलेंस शीट में लोन गिवन को लोन गिवन के नाम से नहीं दिखा के एफडी के नाम से दिखा दिया। बोले हमने तो बैंक में एफडी कराई है। तो अब शेयर होल्डर क्या सोच रहे हैं कि कंपनी ने 1 लाख की एफडी कराई है, खुश हो रहे हैं, जबकि शेयर होल्डर को पता ही नहीं कि मैंने 1 लाख की एफडी नहीं कराई, 1 लाख रुपए का अपने रिलेटिव को लोन दिया हुआ। तो ऑडिटर को
सभी लोन्स एंड एडवांसेस को चेक करना है और ये पता लगाना है कि कहीं किसी भी लोन एडवांस को बैलेंस शीट में एज अ डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया गया। डिपॉजिट होती है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। भाई कंपनी तो एफडी करा सकती है, सेविंग अकाउंट तो खोल नहीं सकती। तो आज ऑडिटर को यह देखना है कि कंपनी ने अगर किसी को क्या दिया है, लोन एडवांस दिया है, तो कंपनी ने कहीं उस लोन एडवांस को एज अ डिपॉजिट तो नहीं दिखाया हुआ है। बदमाशी करने के लिए कंपनी ऐसा कर सकती है। बोलिए आया? तो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट होगा? डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है कि क्या लोन एंड एडवांसेस, whether loans and advances made by the company have been shown as deposits. लोन एंड एडवांसेस को एज अ डिपॉजिट शो किया गया। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है? अच्छा अब मैं बताता हूं। कंपनी का डायरेक्टर बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है दुबई। अब वाइफ बोली डायरेक्टर को, ए जी दुबई अकेले जाओगे? घर में घुसने नहीं दूंगी। अब डायरेक्टर का यार चल तू भी चल। तब डायरेक्टर और डायरेक्टर की धर्मपत्नी दोनों दुबई जा रहे हैं। डायरेक्टर तो बिजनेस ट्रिप से जा रहा है, वाइफ ऑब्वियसली घूमने जा रही है। तो ठीक है भाई, 4-5 दिन की ट्रिप थी, कर कुरा के आ गए। ट्रिप पे टोटल 2 लाख रुपए खर्च हुए। 1 लाख रुपए तो डायरेक्टर के और 1 लाख रुपए धर्मपत्नी के। तो डायरेक्टर के 1 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट हो सकते हैं क्या? डायरेक्टर के 1 लाख रुपए, हाँ, क्योंकि डायरेक्टर तो बिजनेस ट्रिप पे गया है, तो बिजनेस का खर्चा है। क्या वाइफ के 1 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब कंपनी ने करी बदमाशी, बोले प्रॉफिट कम हो जाएंगे, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो डायरेक्टर के खर्चे भी पीएनएल में डेबिट मार दिए और डायरेक्टर की वाइफ के खर्चे भी पीएनएल में डेबिट मार दिए। टैक्स की चोरी करेंगे। मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूं आपके सबके घरों में होता है। अगर आप में से कोई बिजनेस फैमिली में हो ना तो समझेगा। घर में मोबाइल आना है, पापा बोलेंगे एक काम कर फर्म के नाम से ले ले, है? हाँ होता है ना, गलत बोल रहा हूं मैं? ये बहुत प्रैक्टिकल इशू है। तो कई लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में धमाधम पर्सनल खर्चे पीएनएल में डेबिट मार देते हैं ताकि प्रॉफिट कम आए और टैक्स कम देना पड़े। तो अब ऑडिटर को यही देखना है कि कहीं कोई पर्सनल एक्सपेंसेस तो पीएनएल में डेबिट नहीं कर दिए गए। समझ में आया? तो लास्ट पॉइंट क्या चेक हो रहा है? वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट मतलब पीएनएल अकाउंट। ऑडिटर को देखना है कि कहीं पर्सनल एक्सपेंसेस तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर दिए हैं बिजनेस ने। बोलिए आया? और लास्ट पॉइंट, इतनी बड़ी मजाक दिख रही है ना, कुछ नहीं करनी, मैं एक छोटी सी समरी लिखा दे रहा हूं। कुछ नहीं, फालतू बात लिखते हैं, पूरी रामायण लिख देते हैं। मैं नहीं करूंगा इतना बड़ा पॉइंट सर, इससे क्वेश्चन ही नहीं आया पेपर में आज तक। पूरे सेक्शन से बता रहा हूं, वो तो मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरी हैबिट में छुड़वाना है नहीं, पर अननेसेसरी नहीं करेंगे। इस पॉइंट की मैं एक शॉर्ट समरी करवा रहा हूं, बस उतना याद रखना। सर कई बार क्या होता है, कंपनी शेयर इश्यू करती है और शेयर होल्डर से कॉल मनी मांगती है। कोई शेयर होल्डर तो कॉल मनी दे देते हैं और कोई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कॉल मनी नहीं भी देते। अगर शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं देते तो उसे कॉल इन अरियर बोलते हैं। ऑडिटर को सिर्फ इतना देखना, कॉल्स इन अरियर बैलेंस शीट में कंपनी ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया। बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज होते हैं पता है? कॉल इन अरियर बैलेंस शीट में दिखाई जाती है कॉल्ड अप कैपिटल। मुझे पता नहीं तुमने अकाउंट्स में सीखा नहीं सीखा है। 1 लाख कॉल्ड अप कैपिटल। 1 लाख मतलब हमने 1 लाख रुपए का कॉल मांगा है, उसमें से मान लो 20,000 का कॉल नहीं आया तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है माइनस कॉल्स इन अरियर, मान लो 20,000 रुपए। और फिर बैलेंस शीट में नेट अमाउंट दिखाया जाता है 80,000 रुपीज का एज पेड अप शेयर कैपिटल। इस तरीके से दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। तो अब ऑडिटर को यही देखना है कि अगर कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए थे और शेयर होल्डर से कॉल मनी मांगा था लेकिन शेयर होल्डर ने कॉल मनी नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर है, तो कॉल्स इन अरियर का बैलेंस शीट में प्रॉपर डिस्क्लोजर हो गया और यही प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है। समझ में आया? तो लिखना है इस पॉइंट के आगे, whether calls in arrears have been properly disclosed, whether calls in arrears have been properly disclosed
whether calls in arrears have been properly disclosed in the financial statements. Whether calls in arrears have been properly disclosed in the financial statements. यहां तक क्लियर है क्या बेटा? ये बेटा ये 6 पॉइंट्स हैं। जब भी आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जाओगे तो एज एन ऑडिटर आपकी चेक करने की ड्यूटी है। क्या क्या? एक बार रिकैप कराता हूं। ए पॉइंट, अगर कंपनी ने किसी को लोन या एडवांस दिया है तो वो लोन एडवांस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या वो लोन एडवांस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं है। दूसरा, लोन एडवांस के टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल नहीं होने चाहिए। बी पॉइंट, जो भी ट्रांजैक्शन बुक एंट्रीज के फॉर्म में रिकॉर्ड हुए हुए हैं वो ट्रांजैक्शंस भी कंपनी के लिए प्रेजुडिशियल नहीं होने चाहिए। तीसरा, कंपनी ने जो भी शेयर डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करी है उन इन्वेस्टमेंट की सेल प्राइस उनकी परचेज प्राइस से कम है या नहीं है, ऑडिटर को चेक करना है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, कहीं लोन एंड एडवांसेस को एज अ डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया गया है, ऑडिटर को चेक करना है। पांचवा पॉइंट, कहीं कोई पर्सनल एक्सपेंसेस तो पीएनएल में डेबिट नहीं कर दिए गए हैं, ऑडिटर को चेक करना है। और छठा पॉइंट, कहीं पर भी कॉल्स इन अरियर अगर बचे हैं तो उनका डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में प्रॉपर्ली किया गया है या नहीं किया गया, ये ऑडिटर को चेक करना है। ये 6 तो मेरी क्या हो गई ड्यूटीज। राइट कितने आए थे? 3। पहला राइट तो था मैं कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता हूं। दूसरा राइट था मैं कंपनी की सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी की बुक्स भी एक्सेस कर सकता हूं। और तीसरा राइट था मैं कंपनी के ऑफिसर से कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता हूं, मांग सकता हूं जो मुझे ऑडिट से रिलेटेड चाहिए। ये पूरा हो गया सेक्शन 143 का सबसेक्शन 1। उससे पहले हमने पढ़ा था 142 जिसमें रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर था, और उससे पहले हमने पढ़ा था 141 का सबसेक्शन 4 जो कि कैजुअल वैकेंसी का था। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए यस और नो। हाँ बेटा बोलिए। सर कई बार कंपनी दिखाती नहीं है कि कॉल्स इन अरियर है, कंपनी पूरा दिखा देती है, ऐसे करके पूरा 1 लाख दिखा देगी, दिखाएगी नहीं बुक्स में कॉल इन अरियर है। बदमाशी करती है कंपनी। कंपनी नहीं चाहती है कि पब्लिक को पता चले कि शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं दे रहे, इससे कंपनी की पब्लिक इमेज गुडविल खराब होती है। तो कई बार बदमाशी करके कंपनी बैलेंस शीट में कॉल इन अरियर दिखाती नहीं है। तो ये चीज ऑडिटर को चेक करनी है कि कॉल्स इन अरियर अगर थे तो बैलेंस शीट में दिखाए गए या नहीं दिखाए गए। ठीक है? क्यों नहीं होगी? वो कैश भी बढ़ा लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग ऐसी एंटिटी के ऑडिट्स पे जाते हैं जहां कैश को बैलेंसिंग वगैरह दिखाते हैं। वो लोग बोले एंड में जो नहीं है कैश, कैश इन एंड है, किसको पता है? मेरी जेब में कितना पैसा है तेरे को पता है? मैं बोलूं करोड़ पड़े पड़े, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें मजाक लग रहा है। हम ऐसी एंटिटीज की ऑडिट करते हैं जहां पे कैश बैलेंसिंग वगैरह आ रहा होता है। बोले पूरी बैलेंस शीट अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, एंड में जो कैश आएगा वो बैलेंसिंग वगैरह में दिखा के बैलेंस शीट को मैच कर देंगे। लाइबिलिटी में आता ही नहीं है। अपन हमेशा चीज को बढ़ाते हैं, कम थोड़ी करते हैं। इतना कौन बेवकूफ है? ऐसी बातें कर रहा है। यहां तक क्लियर है? सर कोई ट्रांजैक्शन अपन ने ऐसा रिकॉर्ड कर दिया हमने जिससे प्रॉफिट कम आ रहे हैं, तो उससे टैक्स बचेगा अपना, तो ये नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा ना करेगा? नहीं, तो ये नहीं, ये बी पॉइंट के अकॉर्डिंग कवर भी नहीं होगा। बी पॉइंट में नहीं कवर होगा। ये ऑडिट में तो कवर होगा पर बी पॉइंट में नहीं कवर होगा, जो आपने एग्जांपल बोला। बी पॉइंट में तो वही बुक एंट्रीज देखनी है जो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए, तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे। कल तो क्या, मंडे मिलेंगे। मंडे को इसका 143 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 पढ़ाएंगे, 4 पढ़ाएंगे। उसके बाद देखेंगे, दुनियादारी चलती रहेगी, इसका तो क्या है। ठीक है? पर मैं जो इसका अगला सेक्शन पढ़ाऊंगा 143 का सबसेक्शन 3, वो मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगा। तो कॉपी लॉ की आप अपने साथ रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैंने आपको यहां से पढ़ा दिया तो आपको लर्न करने में बड़ी मुश्किल आएगी, तो वो मैं अपने हिसाब से पढ़ा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, बस कॉपी ले आना आपको। ठीक है? हाँ बेटा बोलो।